जय हिंद दोस्तों। तो आज आपके लिए हम पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर एक एग्ज़ाम को आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे आपका यूपीएसआई का हो गया, यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, और उसके बाद आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, खासतौर पर यूपी पीसीएस लेवल तक के आपके इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, जो हम लोग पीवाईक्यू बेस पर सॉल्व करेंगे। उसको जो जितना आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहे हैं उसको आसानी से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें चैप्टर रहेगा हम लोग का प्रस्तावना, यानी प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है। सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है, यानी द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विच वर्ड्स। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विच वर्ड्स। ऑप्शन है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ऑप्शन क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन है इंडिया डेट इज भारत। थर्ड ऑप्शन है संप्रभु भारत, सॉवरेन इंडिया। एंड फोर्थ ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी प्रीएम्बल ऑफ इंडिया जो है, वो किस शब्द से शुरू होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। इनमें से ऑप्शन जो सही है वो ए, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस शब्द से प्रस्तावना हमारा शुरू होता है। इन शब्दों से प्रस्तावना क्या होता है? शुरू होता है। किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब सवाल ये कि ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो शब्द है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। वी द पीपल ऑफ, यानी कि हम इस देश के लोग, यानी कि अमेरिका का संविधान लिखा है हम अमेरिकन लोग, ठीक है। यानी कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये शब्द लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये शब्द लिए गए हैं। वो क्या है? वी द पीपल, हम भारत, हम इस देश के लोग क्या है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है प्रस्तावना को किस तिथि को अपनाया गया था। प्रस्तावना को किस तिथि को अपनाया गया था, ठीक है। द प्रीएम्बल वाज एडॉप्टेड ऑन विच डेट। द प्रीएम्बल वाज एडॉप्टेड ऑन विच डेट, किस डेट को अपनाया गया था प्रस्तावना को। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इस दिन भारत रिपब्लिक हो गया था। क्या हो गया था? रिपब्लिक हो गया था। इसके पहले भारत क्या था? इसके पहले भारत एक डोमिनियन था। डोमिनियन था। किसका डोमिनियन था? ब्रिटिश का, अंग्रेजों का। इसका मतलब क्या होता है? डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन का मतलब होता है कि भारत जो है, भारत का जो हेड होगा, यानी प्रमुख होगा, भारत का जो हेड होगा, जो प्रमुख होगा, वो ब्रिटिश का किंग या क्वीन, यानी उस समय जो क्वीन थी एलिजाबेथ सेकेंड जो क्वीन थी, वो भारत की प्रमुख थी। कब बनी? जब भारत 15 अगस्त 1947 को, यानी इंडिया 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद होता है, तो आज़ादी के बाद हम क्या बन गए थे? हम डोमिनियन बन गए थे। हम क्या बने थे? डोमिनियन बने थे। डोमिनियन मतलब कि सरकार अपनी है, लेकिन हमारे जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, वो कौन था? ब्रिटिश का किंग, ठीक है। कौन था? ब्रिटिश का किंग। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में क्या हुआ? हमारा अपना राष्ट्र प्रमुख बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को बन गए। इस दिन क्या होता है? इस दिन होता है कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में, पूरे देश में संविधान, हमारे देश में संविधान लागू हो जाता है। हमारे देश में संविधान
लागू हो जाता है। यानी भारत अब क्या हो गया, गणराज्य हो चुका है। भारत क्या हो गया है, गणराज्य हो चुका है। अब सवाल एक चीज और सवाल है कि 26 जनवरी को ही क्यों लिया जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को के दिन 26 जनवरी 1930 के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज्य की मांग की थी। स्वराज्य की मांग की थी। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। कब? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग उसके दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाता है? सवाल है कि संविधान का कौन सा भाग उसके दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग उसके दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाता है, तो पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रस्तावना, प्रीएम्बल, अनुसूचियां, शेड्यूल्स। देखो दोस्त, जो प्रस्तावना को सही से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकता है कि संविधान में जो प्रस्तावना ही है जो क्या कर रहा है, सरकार को कह रहा है कि तुम्हारा उद्देश्य है कि देश में क्या हो, एक समानता हो, यानी समानता हो, क्या हो, समानता हो, भाईचारा हो, लोग स्वतंत्र हो, किस रूप से, अपने विचार से और उसके बाद अपनी आस्था में, इन सब चीजों में स्वतंत्र हो। भारत का एक इमेज दिखाता है कि हम भारतीय क्या है, सेकुलर है, यानी धर्मनिरपेक्ष है। हम भारतीय क्या है, लोकतांत्रिक है। हम भारतीय क्या है, गणराज्य है। हम भारतीय क्या है, संप्रभुत्व है। ये दिखाता है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया है। इसमें क्या क्या देखेंगे, सॉवरेन, हम भारतीय क्या है, सॉवरेन है। हम भारतीय क्या है, सोशलिस्ट है। हम भारतीय क्या है, सेकुलर है। हम भारतीय क्या है, डेमोक्रेटिक है। हम भारतीय रिपब्लिक है। इसी सोच, इसी विचार से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, यानी कि जो संविधान निर्माता संविधान सभा में संविधान को बनाने के उद्देश्य लेकर के गए थे। यही उनका मूल उद्देश्य था, यही उनका क्या है, यही उनका दर्शन था, यही उनकी फिलॉसफी थी, यही उनका उद्देश्य लेकर के उन्होंने क्या किया, संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो प्रस्तावना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किस संशोधन अधिनियम से हुआ था? प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। अब पूछ रहा किस संशोधन अधिनियम से हुआ है? द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। कह रहा है कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ किस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ? तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ वो होता है, पहला ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 24th यानी 24वां संविधान संशोधन 1971, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो इनमें से सही ऑप्शन जो होगा वो 42वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग 42वां संविधान संशोधन को जान लेते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। थोड़ा इसके और जानो कि जो संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास है,
क्या विधानसभा के पास है, क्या बस लोकसभा के पास है, या फिर बस राज्यसभा के पास है? संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो संविधान संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है, यानी संसद के पास है। संविधान को संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, जो आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करती है। और इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का रोल होता है। लोकसभा, राज्यसभा, और किसी ऐसा विषय पे संशोधन कर रहे पार्लियामेंट जो राज्यों को भी असर प्रभावित करता है, राज्यों को भी प्रभावित करता है, राज्यों को भी प्रभावित करता है, तब इस स्थिति में आधे से ज्यादा राज्यों का स्वीकृति लेना अनिवार्य है, स्वीकृति लेना पड़ेगा। जैसे कि जीएसटी काउंसिल, जब जीएसटी काउंसिल बना, जब जीएसटी आया, तो उस समय क्या हुआ? लोकसभा, राज्यसभा ने तो अपना निर्णय दे दिया, उन्होंने संशोधन करने का पारित किया, लेकिन लगभग आधे से ज्यादा राज्यों से भी हमें क्या करना पड़ेगा? स्वीकृति करानी पड़ेगी, तभी जाकर संविधान में संशोधन होगा। वो कब स्थिति में? जो सब्जेक्ट यानी जो विषय राज्यों को भी प्रभावित करता है तब, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन करने के लिए हमें लोकसभा, राज्यसभा का दोनों से पास कराना होगा। वो बिल जो है दोनों से पास कराना होगा, तभी जाकर संविधान संशोधन हो पाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 42वां संविधान संशोधन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 42वां संविधान संशोधन इस सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहा है अब तक का। वो कैसे? देखो, 42वां संविधान संशोधन हुआ इमरजेंसी के टाइम में। कब होता है? यानी जब देश में आपातकाल लगा था, उस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। किसकी गवर्नमेंट थे उस समय? कौन प्राइम मिनिस्टर था? इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी जो है उस समय क्या थी? प्राइम मिनिस्टर, भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने क्या किया था? उनका उद्देश्य था, उन्होंने कोशिश किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, उसकी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश किया था। और कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि राज्यों को कुछ विषय को अपने पास लाया जाए, ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाने की कोशिश किया, और जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उसको लिमिट करने की कोशिश की थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। और इस समय क्या हुआ था? इसमें इन्होंने क्या किया कि जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल था। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल था, उसको बढ़ाकर उन्होंने कितना साल कर दिया? 6 साल कर दिया, 6 साल कर दिया, ठीक है। हालांकि क्या हुआ, मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको क्या किया गया? फिर से 6 साल से 5 साल कर दिया गया, ठीक है। यानी जनता पार्टी की सरकार ने 6 साल जो टर्म हो गया था लोकसभा विधानसभा का, उसको क्या कर दिया? चेंज करके 5 साल कर दिया, ठीक है। तो यहां तक हम लोग चीजें देख चुके हैं कि लोकसभा विधानसभा का जो कार्यकाल हुआ 5 साल से 6 साल कर दिया गया। और क्या किया उन्होंने? और देखते हैं, और 42वें संविधान संशोधन में क्या किया उन्होंने? 42वां संविधान संशोधन 1976, इस संशोधन को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया था, इस संशोधन में इन्होंने क्या किया था कि 59 अनुच्छेद को, यानी 59 आर्टिकल को इन्होंने
अमेंड किया था, यानी संशोधन किया था। 59 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको इन्होंने क्या किया था, संशोधन किया था, और 20 नए आर्टिकल को ऐड किया था। 20 न्यू आर्टिकल को इन्होंने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। भारत के संविधान में इन्होंने क्या किया था, 20 नए आर्टिकल को इन्होंने ऐड किया हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एक चीज देखो, इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा था, मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा था, जो आर्टिकल 51 क्लॉज ए में है, आर्टिकल 51 क्लॉज ए में है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को बताया गया था, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और क्या था, 11वां मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो 86वां संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लागू हुआ, जिसमें क्या था, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार को लेकर बात हुआ था, एजुकेशन के लिए किया गया था ये संशोधन। ठीक है, और क्या किया था, और इन्होंने डीपीएसपी में भी बदलाव किए थे, डीपीएसपी में भी कुछ नए आर्टिकल्स को ऐड किए थे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी कुछ नए आर्टिकल्स इन्होंने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, अच्छा एक सवाल और है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये रशिया यानी उस समय की यूएसएसआर, ये कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से ये कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन एक तरीके से कुछ नई चीजों के लिए जाना गया, लेकिन कुछ सही चीज नहीं थी जो भारत के संविधान के नजरिए से देखेंगे तो वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक कंट्री होती हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, उनका उद्देश्य होता है कि वो क्या करें, यानी कि चेक्स एंड बैलेंस रखें, जो शक्तियां हैं विधायिका में, न्यायपालिका में और आपका जो है कि कार्यपालिका के बीच में शक्तियों को मेंटेन रखे। इस संविधान संशोधन ने क्या किया था कि कार्यपालिका को बड़ा करने की कोशिश किया और न्यायपालिका को दबाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये संविधान संशोधन जो है भारत के संविधान के नजरिए से सही नहीं था, लेकिन भारत के संविधान को बचाने का काम कौन किया, 44वां संविधान संशोधन 1976 ने किया ना, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने किया, सॉरी 1978 ने किया। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा, जिसमें से समाजवादी, ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ठीक है, एक था अखंडता। ये दोनों यानी समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो है ये आपका क्या है, ये प्रथम पैरा में, फर्स्ट लाइन में है, ये प्रथम फर्स्ट पैरा में है। कहां पे, ये फर्स्ट पैरा में है। ठीक है, और वही जो आपका इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी, वही जो आपका इंटीग्रिटी जो है वो 6th पैरा में है। इंटीग्रिटी वो किस में है, 6th पैरा में है। यानी अगर पूछ दे कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे, तो ये तीनों शब्द नहीं थे, समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता शब्द नहीं था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, हु कॉल्ड द प्रीएम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सीए पालकीवाला, एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला एक फेमस एडवोकेट थे, इन्होंने
दुनिया के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनालिसिस किया था, जिसमें से हमारे भारत के भी कॉन्स्टिट्यूशन को एनालिसिस किया और उसके बारे में अपने विचार भी दिए। तो जिसमें इन्होंने कहा कि भारत प्रस्तावना जो है भारत के संविधान का परिचय पत्र है, यानी कि जिसे भी अगर संविधान को जानना हो तो भारत के संविधान को जानना हो तो प्रियम्बल पढ़ ले, वो अच्छे से समझ सकता है कि आपका भारत का संविधान है क्या। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल? निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल? ऑप्शन है सॉवरेन, संप्रभु, सॉवरेन संप्रभु कहेंगे, सोशलिस्ट समाजवादी, फेडरल संघीय, रिपब्लिक गणराज्य। सभी लोग प्रस्तावना देखे होंगे तो उन्हें दिखा होगा कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है, सोशलिस्ट है, ठीक है, रिपब्लिक है, ठीक है, लेकिन ये शब्द जो है आपका क्या है, फेडरल, ये शब्द भारत के संविधान में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, एक क्वासी फेडरल कंट्री है, क्वासी फेडरल कंट्री है, क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघीय है। भारत क्या है, अर्ध संघीय देश है। कैसे? क्योंकि अर्ध संघीय कैसे कह सकते हैं, वो इस बेस पे कह सकते हैं कि जब देश में कोई भी इमरजेंसी लागू होती, सारी पावर यूनियन के पास चली जाती है, ठीक है, यानी सारी शक्तियां किसके पास चली जाएगी, केंद्र के पास। जो राज्य की शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाएगी, केंद्र के पास चली जाती है। जब इमरजेंसी लागू होता है, जब किसी देश से वार होता है, तब उस समय भी सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। यानी कि यूनिटरी टिल्ट है, यानी केंद्र की तरफ झुकी हुई है, ठीक है, केंद्र की तरफ झुकी हुई शक्ति है, संघ है भारत, तो इसलिए कहेंगे क्या है, अर्ध संघीय है। भारत क्या है, एक अर्ध संघीय कंट्री है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्तावना का संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन है यूएसए, सेकेंड यूके, थर्ड फ्रांस एंड फोर्थ आयरलैंड। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो आपका सही ऑप्शन होगा वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रस्तावना जो है कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अब हम देखते हैं ये अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। आप जैसे देख रहे हैं प्रियम्बल लिया गया है अमेरिका से, और क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आपका देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, पोस्ट होता है, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और देख सकते हैं आपका रिमूवल प्रोसेस, किसका रिमूवल, यानी कि जजेस को किसके, कौन से जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रिमूवल ऑफ द प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस है किसका, जजेस को हटाने का। किसके जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया ली गई है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और क्या लिया गया यहां से, आप देखें इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है कहां से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और क्या लिया गया है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, यह भी कहां से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जनहित याचिका कहां से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहां से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहां से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
ये सारे प्रोसेस रहे हैं आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये सब लिया गया है, भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ये सारी चीज़ें अमेरिका से लेकर के भारत के संविधान में शामिल किया गया। क्या क्या शामिल किया गया है? प्रियम्बल को शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार जो देखते हैं हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो स्टेट को कंट्रोल करने का काम करता है मौलिक अधिकार, वो लिया गया है कहाँ से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। रिमूवल प्रोसेस किसका? जजेस को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और इंडिपेंडेंस जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। PIL जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रेसिडेंट को हटाने की भी प्रक्रिया ली गई है कहाँ से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमने देख लिया इसका जो ऑप्शन है USA। अब यूके के भी देख लेते हैं। आइए यूके के देखते हैं, यूके से क्या क्या लिया गया है, लिख लेते हैं इसे। यूके से क्या क्या लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया है? तो देखिए क्या था, जब देश हमारे संविधान मेकर जब संविधान बना रहे थे, जो संविधान निर्माता थे, जब संविधान को बनाने को देख रहे थे, तो उनके पास दो ऑप्शन था कि देश में या तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रखे, यानी कि राष्ट्रपति की सरकार रखे, या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार। दो तरीके थे, या फिर कार्यपालिका की सरकार रखे या फिर संसदीय सरकार रखे। तो उन्होंने क्या किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया। कौन से? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली वाली सरकार, संसदीय प्रणाली चूज किया उन्होंने। कौन सा चूज किया? संसदीय प्रणाली। ये कहाँ से लिया गया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? यानी विधि का शासन, विधि का शासन, ये लिया गया है आपके यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, विधि का शासन। और क्या लिया गया है? देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो मंत्री परिषद होता है, जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। मंत्री परिषद का यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री है, जो उनकी मंत्रिमंडल है, वो किसको जवाबदेही होगी? लोकसभा के प्रति। और किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि जो मंत्रिमंडल है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोकसभा के प्रति क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगा। वो कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? यूके के संविधान से इस प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3, ठीक है दोस्त, ये देख लिया हमने। अब बच रहा है फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता एंड फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा, फ्रेटर्निटी। ये कहाँ से लिए हैं? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और भी ये तीनों फ्रांस में आए हैं फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए हैं, ये तीनों चीजें आए हैं, ठीक है। ठीक है, अब है आयरलैंड। आयरलैंड को भी देख लेते हैं कि यहां से क्या क्या लिया गया है। देखो, आयरलैंड से सबसे पहले हम जानते हैं, सभी लोग जानते हो कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। भारत के संविधान
भाग 4 में रखा गया है, जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, आर्टिकल 36 टू 51। और क्या लिया गया है? और एक चीज देखना यहां पर, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो भी लिया गया। यानी हमारे देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस जो होता है, चुनावी प्रक्रिया जो होती है, वो कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। और उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 80 में प्रेसिडेंट क्या करता है? आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट क्या करता है? राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करता है, 12 मेंबर्स को, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। क्या करता है? नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। किस फील्ड में? या तो होना चाहिए वो आर्ट्स यानी कला क्षेत्र से हो, या फिर सोशल यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक से हो, या फिर साइंस से हो, विज्ञान से, या फिर आपका जो है लिटरेचर यानी साहित्य से हो। ठीक है, यानी आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट क्या करता है? आपका जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस किस फील्ड से होने चाहिए? कला क्षेत्र से हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, विज्ञान क्षेत्र से हो और साहित्य क्षेत्र से हो। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये जो प्रोविजंस है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज, ऑप्शन है फेडरल रिपब्लिक, संघीय गणराज्य, यहां पर देख लो ये फेडरल शब्द आ गया है, संघीय गणराज्य, यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये है हमारा इंडिया। क्या है हमारा इंडिया? है सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये फेस है इंडिया का, ये फेस है, चेहरा है कि हमारे देश में ये सिस्टम है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा? ऑप्शन सी, कि भारत क्या है? संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणराज्य है। ये सारी चीजें है भारत की पहचान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में न्याय में क्या शामिल है? प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में लिखा गया है जस्टिस करना है, जस्टिस न्याय देना है। किस बेस पर? लोगों को सोशल न्याय देना, सामाजिक न्याय देना है, और राजनीतिक पॉलिटिकल न्याय देना है, यानी कि राजनीतिक न्याय देना है, पॉलिटिकल जस्टिस, और इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक रूप से न्याय। ठीक है, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना है। ये प्रीएम्बल में लिखा गया है। ठीक है, तो यही चीज है। प्रस्तावना में न्याय में क्या शामिल है? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना है। ठीक है, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को सामाजिक न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज में क्या लाए? समानता लाए, समानता लाए, जिसकी वजह से हम समानता लाने के लिए जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए हम आरक्षण का प्रावधान करते हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं, ताकि हम क्या करें? समाज में लोगों को, जो पिछड़े लोगों को सामाजिक न्याय हम दे सकें। ठीक है, हम इकोनॉमिक जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, आर्थिक न्याय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा देश उस स्तर पर विकसित नहीं है कि हम लोगों को क्या करें? आर्थिक न्याय दे सके। हम पॉलिटिकल जस्टिस दे दिए, हमने लोगों को मौलिक अधिकार दिया, हमने लोगों को सरकार से सवाल करने का अधिकार दिया, हमने लोगों को अपने एक देश की पहचान रखने का अधिकार दिया, हमने लोगों को नागरिक होने का अधिकार दिया। ये चीजें थी हमारी प्रस्तावना में। न्याय में क्या शामिल है? तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? लिबर्टी इन द प्रियम्बल स्टैंड्स फॉर। स्वतंत्रता किस चीज की होनी चाहिए? विचारों का, अपने सवाल जवाब करने का, आप जो करना चाह रहे हैं एक लिमिट में, एक रिस्ट्रिक्शन के साथ। आपके विचार ऐसे नहीं हो सकते जो देश को तोड़ने की काम करे। आपके विचार ऐसे नहीं हो सकते या आपकी आस्था ऐसे नहीं हो सकती जो देश के लिए, देश के हित में ना हो। आपके विचार या आपकी भाषा, आपकी बोली ऐसी नहीं हो सकती जो समाज में लोगों के बीच में नफरत फैलाए। ठीक है, यानी कि हर एक चीज का रिस्ट्रिक्शन है, कारणवश रिस्ट्रिक्शन है। तो जिसमें देखेंगे आप, लिबर्टी इन द प्रियम्बल स्टैंड्स फॉर थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी विचार हो, अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, आस्था हो, उपासना हो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में समानता सुनिश्चित करती है। इक्वलिटी इन द प्रियम्बल इंश्योर्स। इक्वलिटी इन द प्रियम्बल इंश्योर्स, यानी प्रस्तावना में समानता क्या सुनिश्चित करती है? तो ऑप्शन है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्थिति और अवसर की समानता, स्थिति हो और अवसर की समानता हो। केवल विधि की समझ समानता, केवल विधि की समझ समानता। धन का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? देखो, धन का समान वितरण ये मार्क्सिज्म थ्योरी है, ये मार्क्सवाद है। ये इस बेस पर इंडिया में हम चल नहीं सकते। आप देख रहे होंगे कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। क्या ये हो सकता है भारत में? ये कभी नहीं है, ये है ही नहीं। मार्क्सवाद हम नहीं चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो चल रहा है गांधीजियम फिलॉसफी चल रही है। ठीक है, गांधीवाद चल रहा है, ठीक है, न कि मार्क्सवाद चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, केवल विधि की समझ समानता। अगर विधि की समझ समानता के बारे में सोचोगे तब तो रिजर्वेशन गलत है। तब तो जो विकलांग लोग हैं, जो विकलांग लोगों को सरकार सपोर्ट करती है, कुछ स्कीम पॉलिसी बनाती है, उनके लिए गलत है। तब तो समानता नहीं, विधि के हिसाब से गलत है। जो वीमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हुए हम सरकार पॉलिसी बनाती है, तब तो वो भी गलत है। यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें से होगा आपका इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्थिति और अवसर की समानता करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में बंधुत्व बढ़ावा देता है। फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल प्रमोट्स। आर्थिक एकता, बहुत इजी क्वेश्चन है। भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना प्रमोट्स करता है, बढ़ावा देता है प्रस्तावना में। द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल मीन्स। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ है, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, रूल बाय किंग, राजा का शासन, रूल बाय मिलिट्री, सैन्य शासन। राजा का शासन हमारे देश में हुआ करता था, लेकिन 1950 के बाद नहीं है। हम क्या है? इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, भले वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसका, वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर के जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? इलेक्शन के प्रोसीजर से गुजरता है। ठीक है, यानी कि हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या है? निर्वाचित है। उसी को क्या कहेंगे? गणराज्य। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो उसको क्या कहेंगे? कि वो कंट्री कैसी है? रिपब्लिक है। ठीक है। What does वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाई इन द प्रेमल? प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या संकेत है? प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या संकेत है? जनता की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल, संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, राज्यपाल की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नर। क्या हमारे देश में संसद की सुप्रीमेसी है? जब संसद कोई नियम कानून बनाता है, अगर वो हमारे संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उल्लंघन करता है, तो उस समय क्या होता है? कोर्ट के पास शक्ति होती है कि उसे क्या करे? नल एंड वाइड कर दे, नल एंड वाइड कर दे, यानी उसे रद्द कर दे।
ठीक है, यानी हम ये जान गए कि जब पार्लियामेंट कोई नियम कानून कोई लॉ बना रही है, कोई लॉ इनेक्ट कर रही है, तो उसके वो पावर है कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास, उसको रद्द कर सके, यानी संसद की सर्वोच्चता तो है नहीं। ठीक है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, देखिए न्यायपालिका को भी लिमिट किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी लिमिट है। एक दूसरे के जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और या फिर लेजिस्लेटिव के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, विधायिका और कार्यपालिका के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। रोल ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की भूमिका बहुत ही लिमिट है, सभी को पता है कि ये क्या है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन है, तो इसमें ऑप्शन एक ही बच रहा है, सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल, जनता की सर्वोच्चता, हमारे और आपकी सर्वोच्चता। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक अधिकार है, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, हमारे पास क्या है, राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है। जिस अधिकार का हम प्रयोग करके अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, एक प्रतिनिधित्व को चूज करते हैं, एक व्यक्ति को चूज करते हैं जो पार्लियामेंट या असेंबली जाकर के, जो संसद जाकर के हमारे लिए काम करेगा, वेलफेयर का काम करेगा, समाज कल्याण का काम करेगा। एक विश्वास पर, एक ट्रस्ट पर हम वोट करते हैं, इस प्रतिनिधि को एक विश्वास पर वोट करते हैं कि ये पार्लियामेंट जाएगा, हमारे लिए वेलफेयर का काम करेगा। ठीक है, तो यही तो है जनता की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल। हमने क्या किया, अपने वोटों का अधिकार किया, अपने वोटों के अधिकार का प्रयोग किया, उसे संसद या विधानसभा भेजा, जहां पे वो क्या करेगा, मेरे लिए काम करेगा, एक विश्वास पर। ठीक है, यानी हमने क्या किया, अपनी पावर को ट्रांसफर कर दिया, किसके थ्रू, राइट टू वोट के माध्यम से हमने क्या किया, अपने पावर को किसी के को दे दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। अगले पे चलते हैं। हाउ मेनी आइडियाज आर मेंशन इन द प्रीएम्बल, ये तो ऑलरेडी हो गया है 4। इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है या नहीं। ठीक है, देखो 1960 तक देखोगे, 1960 तक देखोगे तो कहोगे नहीं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखो कहोगे यस। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है। देखते हैं कैसे। एक बेरूबारी केस था, बेरूबारी जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस में, एक केस चला 1960 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है, प्रीएम्बल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। प्रीएम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अंग नहीं है, अंग नहीं है, यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरूबारी केस में। ठीक है, उसके बाद जो है केशवानंद भारती केस, ये कब चला, ये 1973 में हुआ, 1973 में, जहां पे एक कहे तो ये केशवानंद भारती केस जो है एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये लैंडमार्क केस है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बातें कही थी, कॉन्सेप्ट दिया था। आपके न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की पावर को लिमिट करने के लिए, यानी आर्टिकल 13 वर्सेस 368 की लड़ाई में इन्होंने कहा था कि आप कुछ भी संशोधन कर सकते हो, यानी कि संसद को कहा कि आप कुछ भी संशोधन कर सकते हो, लेकिन बुनियादी संरचना के उल्लंघन के बिना। ठीक है, तो एक आपका लैंडमार्क जजमेंट है। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, कहा कि
प्रिएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और इसमें अमेंड किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें अमेंड किया जा सकता है, यानी कि प्रिएम्बल को भी संशोधन किया जा सकता है। तो कब आया जजमेंट? 1973 में। उसके बाद आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जहां पर इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने 3 नए शब्द जोड़ दिए, यानी संशोधन कर दिया प्रिएम्बल को, यानी प्रस्तावना को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने संशोधन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है 1973 में। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी 3 साल बाद इन्होंने क्या किया, उसमें संशोधन कर दिया और 3 नए शब्द जोड़ दिए। और ये संशोधन जो है प्रिएम्बल का आखिरी ही है, अंतिम ही है, पहली बार था और अंतिम ही है। अभी तक उसके बाद संशोधन नहीं हुए प्रस्तावना में। कई सारे लोगों ने इस संशोधन को क्रिटिसाइज भी किया, अभी तक लोग करते हैं कि संशोधन नहीं होना चाहिए, ये फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है संशोधन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स, हम भारत के लोग का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है यूनिटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों की एकता। सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की संप्रभुता। पावर ऑफ सेंटर, केंद्र की शक्ति। पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की शक्ति। इसमें सही ऑप्शन होगा पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा की शक्ति, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को चूज करके भेजने वाले हम ही और आप ही लोग थे। ठीक है, हम इंडियंस ही थे, संविधान सभा के सदस्यों को चूज करके संविधान बनाने के लिए भेजना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रिएम्बल? व्हाट इज द मीनिंग इन द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रिएम्बल? संविधान की प्रस्तावना में रिपब्लिक यानी गणराज्य का क्या मतलब है? गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? रूल बाय द पीपल, जनता द्वारा शासन। रूल बाय किंग, राजा द्वारा शासन। रूल बाय जुडिशरी, न्यायपालिका द्वारा शासन। या रूल बाय पार्टी, किसी दल द्वारा शासन। तो इसमें देखोगे राजा द्वारा शासन को हम कह नहीं सकते कि वो लोकतंत्र है, वो मोनार्की है, वो राजशाही है, वहां राजा का बेटा राजा बनता है। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा, किसी एक पार्टी द्वारा शासन नहीं है, रूल बाय पार्टी नहीं हो सकता हमारे देश में, क्योंकि हम क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है। हम क्या है, हम एक लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हम क्या है, रूल बाय द पीपल, यानी जनता द्वारा शासन होता है। यानी कि हम यहाँ पे क्या हो रहा है, जनता द्वारा शासन होता है। अब्राहम लिंकन की थ्योरी के अनुसार कि जनता में से ही कोई एक होगा जो शासन करेगा, जनता द्वारा ही चुना जाएगा और जनता के लिए ही चुना जाएगा, जनता के लिए ही काम करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ क्या है, रूल बाय द पीपल, पीपल द्वारा क्या हो रहा है, शासन किया जा रहा है। भले ही हमने क्या किया, अपनी शक्तियों को राइट टू वोट के माध्यम, यानी कि वोट देने के अधिकार से ट्रांसफर कर दिया है, एक प्रतिनिधि को चुन लिया है कि वो हमारे लिए नियम कानून बनाएगा, हमारे लिए एक वेलफेयर, समाज कल्याण का काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स, समान अधिकार देना। सोशल इक्वलिटी, टू प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स, समान अधिकार देना। ठीक है, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता लाना। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो समान अधिकार देना हो गया, सही है, सामाजिक समानता भी सही है। ठीक है, यानी लास्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो सही से प्रिएम्बल को पढ़ रहा होगा या फिर जो सही से कॉन्स्टिट्यूशन को जान लगा, जो 10% भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानेगा, वो इन सवालों को लगा जाएगा सही से। ठीक है, द टर्म सॉवरेन मीन्स, सॉवरेन यानी द टर्म संप्रभु का क्या मतलब है? अब बात है संप्रभु शब्द होता क्या है। संप्रभु का मतलब होता है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है। तो होता क्या मतलब, भारत सॉवरेन है तो
हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर में अगर हम इंटरनल या एक्सटर्नल डिसीजन लें तो उसमें हम किसी के दबाव में आकर के डिसीजन ना लें, किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर के डिसीजन ना लें। यानी कि हमने संसद को बनाया है, हमने अपनी सरकार को चुना है, तो सरकार के पास वो शक्ति है कि वो हमारे लिए, अगर भारत के हितों के लिए फैसला ले रही है, तो किसी देश के दबाव में या किसी नेता के या किसी संघ के या फिर किसी संगठन के दबाव में आकर के फैसला ना ले। वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर के फैसला ले, चाहे वो इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो। जैसे हमारे देश में कोई नियम कानून बनाना है तो हमारे मामले में कोई बाहरी शक्तियाँ इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया है, तो क्या अमेरिका उस मामले में इंटरफेयर कर सकता है? नहीं। क्या यूरोप इंटरफेयर कर सकता है? नहीं। वो भले ही कोशिश करें इंटरफेयर करने का, लेकिन हमारे पास वो अधिकार है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। टर्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, चाइना नहीं कर सकता, वो हमारे इंटरनल मैटर है, ठीक है। यानी कि विदेशी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, न्यायिक अधिकार नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। ये क्या है? पावर टू रूल इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र शासन हो, स्वतंत्र शासन करने की शक्ति। हम स्वतंत्र होकर के डिसीजन लेंगे, किसी बाहरी या किसी और के दबाव में आकर के डिसीजन नहीं लेंगे। हम, हमारे देश की सरकार के पास वो अधिकार है कि हम क्या है, एक सॉवरेन कंट्री, एक संप्रभु राष्ट्र हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु असिस्टेड इन ड्राफ्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल, प्रस्तावना की संरचना में सहायता किसने की? प्रस्तावना की संरचना में सहायता किसने की? ड्राफ्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल, वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमोक्रेटिक इन द प्रीएम्बल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमोक्रेटिक इन द प्रीएम्बल? प्रस्तावना में डेमोक्रेटिक शब्द का क्या अभिप्राय है? प्रस्तावना में डेमोक्रेटिक शब्द का क्या अभिप्राय है? जनता द्वारा शासन, न्यायपालिका द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, नौकरशाही द्वारा शासन। ऑप्शन ए सही है, जनता द्वारा शासन। अभी हम लोग समझते हुए आ रहे हैं इसको अच्छे से। डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? जहां पे जनता द्वारा शासन किया जाए उसे लोकतांत्रिक कंट्री कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है। अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इस सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों हमने लगभग 25 क्वेश्चन करने की कोशिश की है ना। 25 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। 25 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि और भी एनालिसिस के बेस पर देखेंगे तो 10-15 क्वेश्चन और हो सकते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन लगभग हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रस्तावना का पार्ट। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे संविधान सभा को लेकर के, ठीक है। तो ऐसे करते करते पूरे आपके पॉलिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा, उसका क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, खासतौर पर PY की बेस पे टारगेट करके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।